हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली एजुकेटेड में। और इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस समय जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और वो टॉपिक है वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो आप वैक्सीन डिप्लोमेसी से क्या समझते हैं, इस बात को हम पूरे इस वीडियो में समझेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने हो सकता है एक ट्विटर के बारे में काफ़ी सुना होगा कि जिसमें जो ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं जायर बोल्सोनारो जी, उन्होंने हनुमान जी की एक तस्वीर जो है ट्विटर पर शेयर की, जिसमें वो दिखाए जा रहे हैं कि सजीवन बूटी इंडिया से लेकर जो है ब्राज़ील जा रहे हैं, यानी कि सजीवन बूटी के रूप में इसमें कोविड का वैक्सीन है। तो इसको इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए ट्विटर पर उन्होंने जो है, ये पिक्चर यहाँ पर पूरी क्लियर नहीं है, इसमें ये कट गई है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो इस फोटो को ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोला अपने एफर्ट्स के लिए कि उन्होंने ब्राज़ील में 20 लाख डोजेस भेजी हैं। उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने मोरक्को में भी 20 लाख डोजेस भेजी हुई हैं। तो इस समय जो मीडिया में जो तस्वीरें चल रही हैं, आप देख लीजिए इन फोटोज को। शायद इंडिया ने हमारे पड़ोसी देशों में, जैसे जो साउथ एशिया रीजन या इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज हैं, उनको कोविड की कुछ डोजेस सद्भावना के रूप में मुफ्त में भेजी हुई हैं। उनमें कंट्रीज आपको पता है कि म्यांमार है, मॉरिशस है। ये फोटो जो है ये नेपाल के एयरपोर्ट पर है जहां पर इंडिया की डोजेस पहुंच चुकी हैं। उसके बाद में ये फोटो आई हुई है म्यांमार से, जहां पर इंडिया की डोजेस पहुंच चुकी हैं, और ये फोटो है मालदीव्स की। और ये अगेन नेपाल की फोटोज है, और ये भूटान की किंग ने जो है कोविड की वैक्सीन पहुंच चुकी हैं भूटान में, और वहां पर इन्होंने इंडिया को धन्यवाद दिया और ये फोटो खिंचवाई हुई है। तो इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों में नेपाल को 10 लाख डोजेस भेजी हुई। हालांकि नेपाल के साथ में जो बात हुई है 90 लाख डोजेस की अभी फिलहाल स्टार्टिंग में बात हुई है, लेकिन इंडिया में भी अभी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से, आपको पता है। तो इंडिया को अपनी जरूरतें भी देखनी है। तो इंडिया ने फिलहाल अभी 10 लाख डोजेस नेपाल को भेजी हुई है। उसके बाद में 1.5 लाख डोजेस भूटान में गई हुई है। 20 लाख डोजेस इंडिया ने बांग्लादेश में भेजी हुई है, और 15 लाख डोजेस जो है म्यांमार में गई हुई है। ये वो डोजेस जाने के बाद में इंडिया ने, मैंने बताया कि ब्राजील में जो है वो इंडिया ने जो है 20 लाख डोजेस, और मोरक्को में भी 20 लाख डोजेस भेजी हुई है। लेकिन वो कॉमर्शियल पर्पज हैं, वो सद्भावना के रूप में नहीं भेजी गई हैं। उसके बाद में इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, हिंद महासागर की बात करें, तो यहाँ पर हमारा ये है मालदीव्स। मालदीव्स में भी इंडिया ने करीब 1 लाख डोजेस भेजी हुई हैं। सेशल्स में भी 50,000 डोजेस गई हुई हैं, और मॉरिशस में भी 1 से 1.5 लाख डोजेस गई हुई हैं। तो इंडिया ने ये बात कही है कि इंडिया का जो फार्मेसी, जो इंडिया को पूरे वर्ल्ड का फार्मेसी बोला जाता है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 62% से ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड करता है, सप्लायर है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया अपनी इन जिम्मेदारियों को समझता है। हालांकि कोविड की महामारी का दौर है, जो पूरा वर्ल्ड है वो अपने सिटीजन्स को लेकर सेंट्रलाइज्ड है। पूरी दुनिया में अभी सुनने में आया था कि जो कनाडा है, कनाडा में करीब इतनी डोजेस हैं कि वो अपने सिटीजन्स को 6 बार टीकाकरण कर सकते हैं अपने सिटीजन्स का, यानी कि 6 टाइम्स वैक्सीनेशन किया जा सकता है कनाडा की पूरी जनसंख्या का। तो समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी भी कंट्रीज हैं जो सिर्फ अपने सिटीजन पे सेंट्रिक हैं। तो अब उन कंट्रीज का क्या होगा, जो कंट्रीज मिडिल और लो इनकम वाली कंट्रीज हैं, जैसे जो अफ्रीका रीजन में, या साउथ अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, और या फिर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, तो जो कंट्रीज लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप वाली हैं, जो वैक्सीन खुद डेवलप नहीं कर सकती हैं, या फिर कम कॉस्ट वाली वैक्सीन को नहीं खरीद सकती हैं, तो वो कंट्रीज क्या करेंगी। तो उसके लिए इंडिया ने अपनी प्रतिबद्धता जताई हुई है कि हम देश में जो अभी तक पूरे विश्व में जो रोल प्ले करते रहे हैं, वो हम पूरा रोल जो है वो प्ले करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक आ गई है तो इंडिया जो है सिर्फ अपने सिटीजन्स पर ही सेंट्रिक हो जाएगा, अपनी सिटीजन को ध्यान में रखेगा। तो इसीलिए तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इस समय V5 कंट्रीज में शामिल है। V5 कंट्रीज क्या है? V5 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि कोविड का वैक्सीन बना रही हैं, या फिर उनको उन्होंने डेवलप कर लिया है, उनको खोज लिया है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? चाइना आता है, रशिया आता है, यूएसए आता है, यूके आता है, और हमारी इंडिया आती है। तो ये 5 कंट्रीज इस समय हैं जो कि पूरे विश्व में कोविड का वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, उत्पादित कर रही हैं, और उनको पूरे विश्व में भेजने का ट्राई कर रही हैं। तो चाइना का जो वैक्सीन है उसका नाम है सिनोवैक। हम बार बार वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात क्यों कर रहे हैं? अपनी इंडिया में 2 वैक्सीन जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूव किया था। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, और दूसरा भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन।
सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कोविशील्ड है, उसका अप्रूवल लगभग में जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जहाँ-जहाँ हमने ये वैक्सीन्स भेज दी हैं, वहाँ पर उनके जो ड्रग कंट्रोलर होंगे, उन लोगों ने अप्रूव कर दिया था सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड को। ब्राज़ील ने भी कर लिया था, मोरक्को ने भी कर लिया था। श्रीलंका और अफ़गानिस्तान में अभी बात चल रही है। तो हम जो बात कर रहे थे कोविड की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की, तो जो चाइना का वैक्सीन है जिसका नाम है सिनोवैक, तो चाइना का जो सिनोवैक वैक्सीन के जो ट्रायल रिजल्ट्स हैं, वो पूरे सार्वजनिक रूप से पब्लिक नहीं किए गए, यानी कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब सिनोवैक का कितना फायदा हो रहा है, सिनोवैक के कितने दुष्प्रभाव हैं, ये सब चीजें नहीं बताई गई हैं चाइना की मीडिया एजेंसी के द्वारा या फिर चाइना की किसी भी ड्रग कंट्रोलर एजेंसी के द्वारा। लेकिन जो हमारी इंडिया की जो वैक्सीन्स हैं, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट जो है यूएस के जर्नल में भी, जो ड्रग के जर्नल है वहाँ पर, उसमें भी पब्लिश हो चुकी है और इंडिया की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उन्होंने भी पब्लिक डोमेन में जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड हो या फिर अब जो वैक्सीनेशन चल रहा है और कितने उसके दुष्प्रभाव के केसेस निकल के आ रहे हैं, उससे रिलेटेड हो। तो इंडिया जो भी वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में एकदम साफ साफ ट्रांसपेरेंट तरीके से रख रहा है, लेकिन चाइना ने नहीं रखा हुआ है। तो इसके कारण इंडिया को एक बेनिफिट ये हुआ कि जो कंट्रीज जिनका चाइना के साथ में डील हो गई थी वैक्सीन लेने की, वो कंट्रीज भी फिलहाल अभी इंडिया की वैक्सीन को प्रेफर कर रही हैं इन कंपेरिजन टू चाइना। जैसे कि अगर हम बात करें कि नेपाल की, तो आप समझिए नेपाल कितना करीब है चाइना के, लगातार चाइना के साथ में संबंध रहते हैं नेपाल के। इवन नेपाल की जो इंटरनल राजनीति है उसमें भी चाइना का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है। चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है नेपाल के, चाहे वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो या बिजली वाले जो प्रोजेक्ट्स हो उसमें, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में, लेकिन फिर भी इंडिया के वैक्सीन को नेपाल ने प्रेफर किया। इसी प्रकार से ब्राजील में ऑलरेडी जो चाइना का जो सिनो वैक्सीन है उसके लिए डील हो गई थी, लेकिन फिर भी इंडिया की उन्होंने वैक्सीन को प्रेफर किया इन कंपेरिजन टू चाइना। तो अब आने वाली बात ये है कि आपको पता है कि चाइना का क्या रोल रहता है बेसिकली इस पूरे रीजन में। चाइना लगातार इस पूरे रीजन में और इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पर लगातार डोमिनेट करने की कोशिश करता है। उसकी जो पनडुब्बियां हैं या फिर जो उसके युद्धपोत हैं, जो विमान है, वो लगातार जो है वो साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन हो, यहाँ पर लगातार घूमते रहते हैं और इस क्षेत्र में एक प्रभाव बनाना चाहता है वो। यानी कि उसकी जो विस्तारवादी नीति सिर्फ आर्थिक मामलों में ही विस्तार की नहीं, बल्कि टेरिटोरियल विस्तार में भी है कि वो चाहता है कि हमारा प्रभुत्व पूरे रीजन में रहे। तो अब जो चाइना की उभरती हुई पावर है, इसको काउंटर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में इंडिया ही इतना बड़ा और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो कि चाइना को काउंटर कर सकती है। लेकिन इंडिया जो है अकेले चाइना को काउंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया की अर्थव्यवस्था अभी इतनी बड़ी नहीं है। क्योंकि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो करीब $15 ट्रिलियन है और इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है आपको पता है वो $3 ट्रिलियन अभी क्रॉस की है। तो काफ़ी बड़ा अंतर है, तो हमें ज़रूरी होगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, यानी कि बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका और जो इंडियन ओशन के रीजन हैं, ये और यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया में इधर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, तो ये फिलीपींस, ये कंट्रीज़ जितना हमारे साथ में रहेंगी, जितना हमारे फ़ेवर में रहेंगी, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या फिर इस पूरे क्षेत्र में जो हमारे कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग करते हैं, उसमें साझेदारी की बात हो। तो जब तक इंडिया को इन कंट्रीज का साथ नहीं मिलेगा, तब तक शायद इंडिया चाइना की पावर को काउंटर नहीं कर सकता है। तो अब इंडिया ने जब सबसे पहले आगे आकर और सद्भावना के रूप में मुफ्त में इतनी सारी डोजेस अपने पड़ोसी मुल्कों को प्रोवाइड की हुई हैं, तो ये माना जा रहा है कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है इससे इन देशों में बढ़ेगी। इंडिया के लिए इन देशों की सरकारों में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा बड़ा डेवलप होगा। इस चीज को लेकर अमेरिका ने भी इंडिया की काफी बड़ाई की। इस पूरी पैंडेमिक सिचुएशन में इंडिया ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की हेल्प करने का प्रयास किया है। हालांकि ये वैक्सीन डिप्लोमेसी कितनी प्रभावी होगी ये आने वाले समय में भी बताएगा, क्योंकि अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें तो आपको पता है चाइना ने जैसे म्यांमार में, बांग्लादेश में, नेपाल में और इधर अफगानिस्तान में और इधर मालदीव्स और मॉरिशस में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। श्रीलंका में तो पूरा एक पोर्ट ही लेके रखा हुआ है, म्यांमार में भी पूरा एक पोर्ट, सितवे पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट इधर लेके रखा हुआ है। तो समझ लीजिए ऑलरेडी चाइना ने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया ने जो ये स्टेप उठाया, इंडिया को इसका बेनिफिट
कितना मिलेगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में अगर ब्राज़ील को या बांग्लादेश जैसे देशों को अगर और डोज़ेज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इंडिया प्रोवाइड करने में सक्षम रहेगा? क्योंकि अभी इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई है और हमने अपने देश में करीब 20 लाख लोगों के आसपास ही लोगों को वैक्सीनेट किया हुआ है। लेकिन अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो जैसे वहाँ पर 23 करोड़ जनसंख्या है, या फिर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर 16 करोड़ जनसंख्या है। तो आने वाले टाइम में अगर अभी ब्राज़ील फिर से इंडिया से रिक्वायर करता है कि हमें और वैक्सीन चाहिए, तो क्या इंडिया इस समय प्रोवाइड कर पाएगा वैक्सीन? तो हो सकता है कि जो हम एफर्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसको लेकर ब्राज़ील के मन में कुछ और गलतफ़हमियाँ हैं कि इंडिया प्रोवाइड नहीं करना चाहता है हमको वैक्सीन। तो इस आगे आने वाले समय में ये भी देखना इम्पोर्टेंट होगा कि इंडिया इस तरीके की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है। अगर हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया को आपको पता है पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है। हम एक फार्मेसी की दुकान है जिससे पूरा वर्ल्ड लगभग में डिपेंडेंट होता है। अगर वैक्सीन्स की बात करें तो जितनी भी पूरी वर्ल्ड में वैक्सीन सप्लाई होती है, उसमें इंडिया 62% वैक्सीन सप्लाई करता है। कहा यह जाता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इंडिया की यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुई वैक्सीन ना लगी हो। उसके बाद में पूरी अगर दवाइयों की बात करें पूरे विश्व में, तो 20% जो सप्लाईज होती हैं वो इंडिया की हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, समझ लीजिए 20%। और उसके बाद में इंडिया अपने आप में कितनी बड़ी मार्केट है आपको पता है। तो इंडिया की जो ज़रूरतें हैं दवाई की, 85% दवाई की ज़रूरतें इंडिया अपनी खुद पूरी करता है अपने यहाँ। इंडिया दवाई के मामले में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जेनेरिक मेडिसिन्स का, और 14th बाई वैल्यू है। यानी कि चूँकि इंडिया में जो दवाई बनती है उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं वो। तो इस वजह से भी इंडिया की जो दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती होती हैं। जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती हैं कि जब भी कोई नई दवाई बनती है, तो सपोज़ करिए कोई ए दवाई बनी, तो ये दवाई होती क्या है कि इस दवाई का पेटेंट होता है। यानी कि जो भी कंपनी इसको बनाती है इस दवाई को, तो कुछ सालों के लिए उसके पास पेटेंट होता है इसका, और वही कंपनी सिर्फ़ इस दवाई को उगा सकती है, यानी कि उत्पाद कर सकती है, और वही उसको बेचती भी है। या फिर अगर कोई दूसरी कंपनी बनाती है तो वो उससे लाइसेंस लेती है और उसकी फीस भरती है। लेकिन होता क्या है कि सपोज़ दैट इस दवाई की जो पेटेंट एज है वो 10 साल की है, तो 10 साल बाद में अगर ये पेटेंट खत्म हो जा रहा है, तो इसको कोई भी देश बना सकता है इस दवाई को, उसके लिए उसको लाइसेंस फी नहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो भी केमिकल, जो भी फ़ॉर्मूला है इस दवाई का, फ़ॉर्मूला बिल्कुल वही रहना चाहिए। जो भी सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं इस दवाई को बनाने में, बिल्कुल उसी अनुपात में होना चाहिए। ये इंश्योर किया जाता है इस दवाई को बनाने में, जेनेरिक दवाइयों को बनाने में। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं किसी भी दवाई को बनाने में, उनको कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है किसी भी मेडिसिन्स को बनाने में। और सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल आपको पता है मेडिसिन बनाने में भी चाइना से ही आता है। हालाँकि इंडिया पूरे वर्ल्ड का फार्मेसी ज़रूर है, लेकिन इंडिया की ज़्यादातर मेडिसिन्स जो बनती हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि जेनेरिक मेडिसिन्स में इंडिया, इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन्स में इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट है वो 2018-19 में $19.3 बिलियन था, और हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो 33% लोअर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो पूरे विश्व में इतनी सस्ती क्यों बिकती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही सस्ती है, क्योंकि हमारे यहाँ का लेबर ही सस्ता है, और हमारे यहाँ और पहली बात जो मेडिसिन्स हैं वो जेनेरिक हैं, हमको कोई लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती है इनके लिए। इसीलिए हम जो है लो और मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज़ हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, हम उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक नेकी का काम कर रहा है हमारा देश। तो अब आप बताइएगा कि हमारा जो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वो किस हद तक जो है सफल होगी? आप कमेंट करके बताइएगा।